नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं मेरे साथ अन्वित शिक्षा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी अंतरा टर्म 2 गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जहां कोई वापसी नहीं। लेखक है निर्मल वर्मा जी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे कह दूं कि आप इस बात से अवेयर ही होंगे कि आपका जो टर्म 2 है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। राइट, आपके एमसीक्यूज भी आएंगे और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज से लेकर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी इसमें आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, कंप्लीट कर लिया इन क्वेश्चंस को, तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में बैठकर आपको लगे कि आपने ये चैप्टर पढ़ा था पर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। राइट, कहने का मतलब है कि इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में है और ये वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की विधा कौन सी है। ये विधा शब्द गलत लिखा हुआ है, ये है आपका विधा और विधा को दोस्तों शैली भी कहते हैं। तो अगर आपको शैली भी लिखा हुआ मिले तो उसका अर्थ भी यही होगा। तो इस पाठ की जो विधा है वो है आपकी यात्रा वृतांत, यानी निर्मल वर्मा जी ने इसमें अपनी एक यात्रा का वर्णन किया है, एक जगह जहाँ वो गए उस यात्रा का वर्णन किया है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ की मूल संवेदना क्या है। पाठ की मूल संवेदना है विस्थापन की समस्या। विस्थापन किसे कहते हैं? जब हम अपनी एक जगह को छोड़कर, जहाँ पर हम मूल रूप से रह रहे होते हैं या काफ़ी समय से रह रहे होते हैं, जब उसे छोड़कर हमें दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है या दूसरी जगह जाकर हमें बसना पड़ता है, तो हम उसे कहते हैं विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौली गए थे। ये है आपकी दिल्ली की लोकायन संस्था की तरफ से। ऑप्शंस भी इसी तरह के हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। दिल्ली की हमवतन संस्था की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से। तो आप संस्था का नाम ज़रूर याद रखें, दिल्ली की लोकायन संस्था की तरफ से। राइट, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सांस्कृतिक विरासत किस कारण से जीवित है। किस कारण से जीवित है हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत? मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की ट्रेजेडी क्या है। भ्रष्टाचार के कारण प्रशासन की लापरवाही, औद्योगिकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान में न रखना, गंदी राजनीति के कारण भ्रष्ट हुए नेता, या ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो इसमें आपका राइट आंसर है औद्योगिकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान में ना रखना। यानी कि औद्योगिकरण के कारण जो हम लगातार अपनी प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारण है हमारे विनाश का, हमारी प्राकृतिक संपदा के विनाश का। लेखक ने जहाँ कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या को उजागर किया है। तो इसमें इन्होंने उजागर किया है सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव की समस्या। और ये सिंगरौली कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। सिंगरौली राज्य में एक अमझर गांव है जहाँ की समस्या को इन्होंने उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक का नाम बताइए। ये तो मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप कोई भी पाठ पढ़ें, सबसे पहले उसकी भाषा, उसके लेखक और उसकी विधा, 3 क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखें। तो इसके लेखक है निर्मल वर्मा जी, विधा है इसकी यात्रा वृतांत या शैली, आप ज़रूर याद रखें, और भाषा सामान्य हिंदी या साधारण हिंदी। निम्नलिखित में से अमझर क्या है? आम का पेड़, गांव का नाम, लेखक के प्रोजेक्ट का नाम, या आम आदमी की झाड़ियाँ। तो अमझर एक गांव का नाम है, हमने अभी पढ़ा, सिंगरौली क्षेत्र में ये गांव है। अमझर का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 9, अमझर का अर्थ है आमों का झरना। आम यानी आम, झर यानी झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा गांव के गांव किस प्रोजेक्ट के कारण उजाड़ दिए गए थे। तो ये है आपका सरकार का अमरोली प्रोजेक्ट। अमरोली प्रोजेक्ट, याद रखें आप नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की मूक सत्याग्रह का अनुभव लेखक को कहाँ हुआ। कहाँ गए थे लेखक हमारे?
ये गए थे सिंगरौली में। तो पेड़ों के मूक सत्याग्रह का अनुभव इनको कहाँ हुआ, जहाँ पर पेड़ जो थे वो मूक रूप से सत्याग्रह कर रहे थे, सिंगरौली में। अमझर गांव की आबादी कितनी थी? अमझर गांव की आबादी थी 50,000। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन को कहा गया? ये कहा गया विस्थापित लोगों को, यानी कि जिन्हें अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है या मजबूर किया जाता है। सिंगरौली में किस जाति के राजा शासन किया करते थे? तो ये है आपका खैरवर जाति के आदिवासी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 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 अरे, ये तो लगता है क्वेश्चन ही कट गया हमारा। चलिए, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, हो जाएगा। सिंगरौली क्षेत्र के जंगल में अधिकतर कौन से पेड़ होते थे? तो ये आपके होते थे सिंगरौली क्षेत्र में कत्था, महुआ, बांस और शीशम। ये 4 तरह के पेड़ वहाँ अक्सर पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कत्था, महुआ, बांस और शीशम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंगरौली नाम इस क्षेत्र का कैसे पड़ा? अरावली पर्वतमाला के कारण, श्रृंगावली माला के कारण, श्रृंगार पर्वतमाला के कारण, या सेदली पर्वतमाला के कारण? तो ये है आपका श्रृंगावली पर्वतमाला के कारण, क्योंकि सिंगरौली क्षेत्र के आसपास जो है वो श्रृंगावली नाम की पर्वतमाला है, जिसके कारण इसे सिंगरौली कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 17। काला पानी किसे कहा जाता है जहाँ कोई वापसी नहीं? पाठ के आधार पर बताएं। तो ये है आपका सिंगरौली। सिंगरौली को लेखक ने काला पानी कहा है इस पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आधुनिक औद्योगिकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है जहाँ कोई वापसी नहीं? पाठ के आधार पर बताएं। तो ये जो पड़ता है दोस्तों, आधुनिक औद्योगिकरण का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मनुष्य के परिवेश और आवास जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि विस्थापन के कारण उनका परिवेश, पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए जाते हैं विस्थापन के कारण, जिसकी वजह से जो आसपास का परिवेश होता है वो बदल जाता है, लोगों के आवास नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अमझर गांव अमर गांव में सूनापन क्यों है? अमरौली प्रोजेक्ट के कारण मनुष्य विस्थापित कर दिए गए, अमरौली प्रोजेक्ट के कारण मनुष्य को वह रहने नहीं दिया गया, बाढ़ आने के कारण हमसर गांव पानी में डूब गया, अमझर गांव में अकाल पड़ने लगा इसलिए। तो इसका राइट आंसर है अमरौली प्रोजेक्ट के कारण मनुष्य विस्थापित कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 20। सरकारी घोषणा को सुनकर गांव के वृक्ष क्यों सूखने लगे? इंसान के उजड़ जाने के दुख के कारण, सूखा पड़ने के कारण वृक्ष सूख गए, पेड़ों को खाद पानी नहीं मिला इसलिए सूख गए, पेड़ों में विभिन्न प्रकार के रोग लग गए। इंसान के उजड़ जाने के दुख के कारण जो पेड़ थे वो भी सूखने लगे। चलिए, ये है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। और आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में दोस्तों आपकी 1 नंबर से लेकर इसमें मैंने 5 नंबर तक, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों तक का मैंने इसमें समावेश किया है। तो चलिए, पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरू करते हैं। खैरवर जाति के राजा कब राज किया करते थे? तो खैरवर जाति के राजा जो थे वो सन 1926 से पूर्व सिंगरौली में खैरवर के राजा राज किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2। लोकायन संस्था क्या करने सिंगरौली गई थी? दिल्ली की एक लोकायन संस्था थी जो सिंगरौली के विकास का जायजा लेने गई थी। क्या करने गई थी? विकास का जायजा लेने। क्वेश्चन नंबर 3। अमझर गांव किस राज्य क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली का नाम पुरानी दंतकथा के अनुसार क्या था? पुरानी दंतकथा के अनुसार सिंगरौली का जो नाम था वो श्रृंगावली था। श्रृंगावली क्यों था? अब हमने अभी पीछे ही पढ़ा, क्योंकि ये श्रृंगावली नाम की वहाँ पर एक पर्वतमाला है, इस वजह से इस क्षेत्र को श्रृंगावली के आधार पर सिंगरौली कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 5। अमरौली प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ? नवागांव के अनेक गांव अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत औद्योगिकरण के नाम पर उजाड़ दिए गए। आगे चलेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तकनीकी उपकरण और तकनीकी का प्रयोग करके प्रगति और विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें हम औद्योगिकरण कहते हैं। विरोध के कौन कौन से स्वरूप का इस्तेमाल अमझर गांव वालों ने किया था? लेखक के अनुसार इस बात का विरोध चुप रहकर करना और सत्य का आग्रह करना मूक सत्याग्रह कहलाता है। औद्योगिकरण के विरोध में अमझर गांव के लोगों ने यही किया था। क्या किया था उन्होंने? मूक सत्याग्रह,
यानी कि चुप रहकर किसी बात का विरोध करना। यही किया था उन लोगों ने, चुप रहकर उन्होंने मूक सत्याग्रह किया। गांव वालों की जीवन शैली के विषय में गांव वालों ने क्या कहा? गांव के अंतर्गत पवित्र खुलापन था और इस पवित्र खुलेपन के अंतर्गत सभी संबंध पवित्र रखे जाते थे। इसके तहत ही खुलकर बोला जाता था। लेखक ने अमझर गांव के लोगों की जीवन शैली को भी इसी खुलेपन के अंदर रखकर बताया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। गांव में खेती करती हुई स्त्रियों के विषय में लेखक ने क्या कहा? हिम्मत करके जब लेखक गांव के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ स्त्रियां हैं और सभी एक ही कतार में झुकी हुई हैं और धान के पौधों को खेत में लगा रही हैं। सभी स्त्रियां सुडौल, सुंदर, धूप में चमचमाती काली टांगे और उनके सिर पर चटाई की किश्तीनुमा हैट, जो फोटो और फिल्मों में देखे हुए वियतनामी और चीनी स्त्रियों की याद हमें दिलाते हैं। तो किस तरह की थी वहाँ पर स्त्रियाँ? जो खेत में काम कर रही थी, धान के पौधे लगा रही थी और सिर पर हैट रखे हुए थी। क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये वाकई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संपदा अभिशाप है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। लेखक के अनुसार किसी क्षेत्र में अधिक खनिज संपदा होना उस क्षेत्र के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस संपदा को पाने के लिए लोग उसका दोहन करते हैं और उस क्षेत्र को उजाड़ दिया जाता है, वह क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से कई बार संपदा हमेशा वरदान नहीं होती, कई बार ये अभिशाप भी बन जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। आम के पेड़ों के संबंध में लेखक ने क्या क्या कहा? सिंगरौली क्षेत्र के एक गांव का जिक्र करते हुए लेखक बताते हैं कि वहाँ एक अमझर नामक गांव है जो दरअसल 2 शब्दों के मेल से बना है, आम और उसका पक्कर झरना। जहाँ आम झरते हों उसी जगह को लेखक ने अमझर कहा। जब से गांव में ये घोषणा हुई कि अमरोली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव के कई गांवों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तब से आम के इन पेड़ों ने अपनी हरियाली को त्याग दिया, जैसे मानो प्रकृति को खुद ही पता चल गया हो कि अब यहाँ उनका कोई काम नहीं, क्योंकि अब यहाँ इंसान नहीं रहेगा। इसी के परिणाम स्वरूप अमझर गांव में सूनापन है। राइट। आम के पेड़ों ने जब से घोषणा हुई तब से पेड़ों ने खुद ही फल देना और अपनी हरियाली को समाप्त कर लिया। वाकई में पेड़ कितने संवेदनशील होते हैं। पेड़ों से आदमियों के रिश्ते के विषय में लेखक ने क्या कहा? मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध बहुत पुराना है। आदिकाल से ही मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीता है। मनुष्य जब निराश होता है तो इसका असर प्रकृति पर भी नजर आता है। पेड़ हमेशा से मनुष्य सभ्यता को बढ़ाते हुए आए हैं और इनका लालन पालन भी किया है। जब मनुष्य ही क्षेत्र से हट जाएंगे तो पेड़ कैसे प्रसन्न होंगे? इनके परिणाम स्वरूप जब मनुष्य ही स्थान छोड़कर चला जाएगा तो पेड़ कैसे जीवट रह पाएंगे? यानी जब मनुष्य ही नहीं होगा आसपास तो पेड़ भी जीकर क्या करेगा? प्रकृति, संस्कृति इंसानी सभ्यता के लिए कैसे ज़रूरी है, बताइए। प्रकृति का संस्कृति के साथ बहुत गहरा संबंध आदिकाल से ही चला आ रहा है। इंसानी सभ्यता और संस्कृति का जन्म पेड़ से होता है। मनुष्य का लालन पोषण पेड़ों ने किया है। संस्कृति विकास के साथ, इंसानी विकास के साथ, प्रकृति के विकास के साथ बड़ी ही नाजुक कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि इनमें से एक भी कड़ी टूटी तो सारी कड़ियाँ टूट जाएंगी। ठीक है। लेखक कहते हैं कि प्रकृति और संस्कृति जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, दोनों ने एक दूसरे का पालन पोषण किया है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो दूसरी कड़ियाँ खुद टूट जाएंगी। भारत और यूरोप की पर्यावरण की चिंता भिन्न है। कैसे अलग अलग है भारत और यूरोप में पर्यावरण का मसला? भारतीय लोगों में प्रकृति की चिंता इंसान और उसके बीच खत्म हो रहे पारस्परिक और पारंपरिक संबंध से है, क्योंकि ये हमसे संस्कृति भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई है। यूरोप में इसकी चिंता का विषय भूगोल और इंसान के बीच असंतुलन को लेकर है। भारतीयों में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रकृति नहीं तो संस्कृति भी अपना अस्तित्व खो देगी, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में संस्कृति का संबंध प्रकृति से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन समय में पर्यावरण के मुख्य संकट क्या हैं? तत्कालीन समय में पर्यावरण के जो मुख्य संकट हैं वो आपके औद्योगिकरण है। सरकार ने औद्योगिकरण के नाम पर उपजाऊ और हरे भरे स्थानों को नष्ट कर दिया है। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ा है और परिणाम क्या हुआ है? हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। औद्योगिकरण के कारण विकास तो हुए हैं लेकिन प्रदूषण भी बढ़ गया है। भूमि, जल, वायु सब बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हमारी प्रकृति का संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया है। ये सब औद्योगिकरण के प्रभाव है हमारे जीवन पर, हमारी प्रकृति पर। अब है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वाकई में इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नए शरणार्थी से लेखक का क्या आशय है? कवि ने नए शरणार्थी उन्हें कहा जो औद्योगिकरण की वजह से अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आ गए हैं। यानी कि औद्योगिकरण की वजह से, सरकार के प्रोजेक्ट्स की वजह से जिन लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपना मूल निवास छोड़ना पड़ा, ऐसे लोगों को लेखक ने नए शरणार्थी कहा। इन लोगों ने भारत के विकास के लिए अपना घर, खेत सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये लोग औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन का दर्द सहन कर रहे हैं। 2 बार विस्थापन का दर्द सह चुके हैं, एक बार विभाजन के समय और अब एक बार औद्योगिकरण के नाम पर। इन्हीं लोगों को, इसी प्रकार के लोगों को लेखक ने नए शरणार्थी कहा। देख तरीके आ गई है नहीं कि पहला जो विस्थापन प्रकृति के कारण हमें मिलता है। किसके कारण? प्रकृति के कारण। यानी कि जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, इसमें क्या होता है, लोगों को क्षति पहुंचती है मगर कुछ समय में वो उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें अपने स्थान से विस्थापित होना पड़ता है, लेकिन वो अपनी ज़मीन से फिर से जुड़ जाते हैं। दूसरा जो औद्योगिकरण है वो है आपका औद्योगिकरण। दूसरा जो विस्थापन का तरीका है वो है औद्योगिकरण के कारण, राइट। पहला जो था वो प्रकृति के कारण, दूसरा औद्योगिकरण के कारण। इसमें क्या होता है, विस्थापित हुए लोगों को बहुत क्षति पहुंचती है और वो अपनी क्षति की भरपाई नहीं कर पाते, ना उन्हें उनकी ज़मीन दोबारा मिलती है। एक बार अगर वो विस्थापित हो गए तो हो गए, वापस उन्हें उनकी जगह नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या रही? लोगों ने विकास और प्रगति को प्राप्त करने के लिए औद्योगिकरण का मार्ग चुन लिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि इससे भारत पुनः अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। सबकी राय नहीं थी केवल पश्चिमी लोगों की, परंतु लोगों ने नकल के चक्कर में संस्कृति और प्रकृति का प्रेम भरा संबंध नष्ट कर डाला। सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद क्या हुई कि हमने औद्योगिकरण का मार्ग चुन लिया, और औद्योगिकरण का मार्ग भी अपने देश के हिसाब से नहीं, पश्चिमी देशों की नकल के आधार पर हमने नकल चलाई कि हम भी पश्चिमी देशों की तरह करते हैं, और इस चक्कर में हमने अपनी संस्कृति और प्रकृति का जो प्रेम भरा संबंध है वो नष्ट कर डाला। नकल करने की जगह अगर हम कोई और उपाय करते तो शायद ये संबंध ना टूटता और प्रगति और विकास भी होता, और प्रकृति के साथ हमारा संबंध भी नहीं टूटता। भारतीय लोगों को अपनी क्षमताओं और अपने विवेक पर विश्वास नहीं किया हम लोगों ने, और पश्चिमी देशों की नकल पर उतारू हो गए। लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात भारत की ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। क्या है सबसे बड़ी ट्रेजेडी? कि हम पश्चिमी देशों की नकल करने पर उतारू हो गए, हमने अपने विवेक से काम नहीं लिया, और इस चक्कर में हमने अपनी प्रकृति और अपनी सभ्यता का जो संबंध था उसे पूरी तरीके से नष्ट कर डाला। अंग्रेजी राज भारत को अपनी संस्कृति में पूरी तरह सींच पाने में असफल रहा। क्यों? अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी में बदलने का पूरा प्रयास किया, किंतु ऐसा करने में असफल रहे, क्योंकि यूरोप की तरह यहाँ की संस्कृति किसी संग्रहालयों में जमा नहीं थी। यहाँ के लोगों की संस्कृति जो है वो लोगों के अंदर जीवित थी। उनका प्रेम उनकी धरती, जंगल, जमीन से अंदरूनी रूप से जुड़ा हुआ था, और इससे अलग करना नामुमकिन था। प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध सदैव अदृश्य लिपि में रहता है। यूरोप में प्रकृति का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के संबंध को बनाए रखना था। इस कारण से कोई भी राजा भारतीय लोगों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। क्यों नहीं छोड़ पाया? क्योंकि यूरोप में जो है वो प्रकृति का मतलब है मनुष्य और भूगोल का आपस में संबंध, लेकिन हमारे यहाँ प्रकृति का मतलब है लोगों का अपनी धरती, अपने जंगल, अपनी ज़मीन से जुड़ाव। क्वेश्चन नंबर 20। लेखक निर्मल वर्मा के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। दोस्तों ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि आपके सिलेबस से जो है वो जीवन परिचय हटा दिए गए हैं, राइट। आपके पेपर में जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो इसलिए हम ये प्रश्न नहीं करेंगे। हम आगे चलेंगे। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये हैं आपके NCERT के क्वेश्चन, यानी कि जो आपकी बुक में दिए हुए प्रश्न हैं ये आपके वो क्वेश्चन हैं। अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? NCERT के क्वेश्चंस भी दोस्तों अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अक्सर इनमें से एक आध प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? अमझर 2 शब्दों से मिलकर बना है, और कौन से 2 शब्द हैं? आम तथा झरना।
इस आधार पर अमझर शब्द का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ आम झरते हों। जब से ये घोषणा गांव में पहुंची कि अमरोली प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नवागांव के बहुत से गांवों को नष्ट कर दिया गया, तब से इस गांव की आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया। देखिए पेड़ भी कितने संवेदनशील होते हैं कि जब सरकार ने घोषणा की कि यहाँ पर अमरोली प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा, औद्योगिकरण किया जाएगा, तो आम के पेड़ों ने खुद से ही फलना फूलना और आमों को झाड़ना छोड़ दिया। अमझर गांव नवागांव के क्षेत्रफल में आता है, तो उसे भी उजाड़ा जाएगा। सूचना मानव प्रकृति को भी पता चल गई और इस वजह से अमझर गांव में सूनापन छाया हुआ है, क्योंकि आम के पेड़ों ने खुद ही फलना फूलना छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हजारों गांव के उन लोगों को कहा गया जिन्हें आधुनिकता के नाम पर अपना गांव छोड़ना पड़ा। भारत की प्रगति और विकास के लिए इन्हें अपने घर, खेत खलियान, पैतृक जमीन इत्यादि छोड़ने पड़े। वे विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं जो उन्हें औद्योगिकरण के कारण मिला है। राइट, ऐसे लोग जिन्हें औद्योगिकरण के कारण अपना घर, जमीन, अपने खेत खलियान छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, ऐसे लोगों को लेखक ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है और औद्योगिकरण के कारण हमें जो विस्थापन मिलता है, उन दोनों में क्या अंतर है? प्रकृति के कारण जो विस्थापन मिलता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय के बाद पूर्ण की जा सकती है, यानी कि अगर बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, कुछ इस तरह की प्राकृतिक आपदा अगर आ गई हैं, तो उस वजह से जब लोगों को हटाया जाता है तो वापस उन्हें उनकी जगह दे दी जाती है जब सब कुछ ठीक हो जाता है। प्राकृतिक आपदा के बाद पुनः अपने स्थानों पर लोग जा बसते हैं। सब कुछ नष्ट होने का दुख होता है, लेकिन अपनी ज़मीन से वो जुड़े रहते हैं, उनकी जगह उनकी रहती है। औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन हमें मिलता है वो थोपा गया होता है। ठीक है, उसमें मनुष्य को अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलियान, अपनी यादों तक को खो देता है। उसे पुनः मिलने की आशा नहीं होती। बेघर होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकने के लिए विवश होना पड़ता है। ये अंतर है प्राकृतिक विस्थापन और औद्योगिक विस्थापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप और भारत की पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं? यूरोप के जो लोग हैं वो मानव और भूगोल के मध्य बढ़ रहे असंतुलन को लेकर चिंता में है, लेकिन भारत में क्या है? भारत में स्थिति विपरीत है। यहाँ पर्यावरणीय चिंताएं मानव और संस्कृति के मध्य समाप्त हो रहे पारंपरिक संबंध से हैं। ठीक है, यूरोप में चिंता क्या है कि मानव और भूगोल के मध्य असंतुलन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चिंताएं क्या है कि मानव और संस्कृति के बीच में संबंध समाप्त हो रहा है। हमारे यहाँ संस्कृति पर्यावरण से जुड़ी है, पर्यावरण नहीं रहेगा तो संस्कृति भी अपना अस्तित्व खो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट मिल सकते हैं जो एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में रिपीटेड हैं, और ये मैंने रिपीट क्वेश्चन इसलिए लिए हैं दोस्तों क्योंकि ये दो जगह जो मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, दोनों जगह पर इनका आंसर दो अलग अलग तरह से दिया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको दोनों ही तरह के आंसर्स पता हों, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन घूम कर आ जाए तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर मैं कैसे लिखूँ। अगर आप 2-3 तरह के आंसर्स को पढ़ लेंगे तो आप किसी भी तरह से प्रश्न घूम कर आ जाए, आप उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को रिपीट भी लिया है ताकि आप इनके दोनों तीनों तरह जितने भी तरह के आंसर्स बन रहे हैं आप उन्हें समझ पाएँ। तो चलिए, लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत के शासन वर्ग ने औद्योगिकरण को विकास और प्रगति के रूप में चुन लिया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद हमने औद्योगिकरण को विकास और प्रगति के रूप में चुन लिया, और हमारा मानना क्या था कि इस औद्योगिकरण को अपना के भारत जो है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये हमने क्या किया? ये हमने पश्चिमी देशों की नकल की। हमने सोचा कि जैसे पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण हो रहा है, हम भी अगर अपना लेंगे तो हमारा देश भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। इस भेड़ चाल ने प्रकृति और संस्कृति का जो प्रेम भरा संबंध था उसे नष्ट कर डाला। हम चाहते तो ये प्रयास कर सकते थे कि ये संबंध नष्ट नहीं होता और हम विकास और प्रगति भी कर लेते। कैसे करते हम ऐसा? अगर हम नकल नहीं करते, हम अपने देश की प्राकृतिक संपदा, अपने देश के संसाधनों के हिसाब से अगर हम काम करते तो हमारा विकास और प्रगति भी होती और हमारे जो प्रकृति और संस्कृति के संबंध हैं वो भी नष्ट नहीं होते।
हमने अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं किया और पश्चिमी देशों की नकल करने पर उतारू हो गए। यही हमारे स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमारे साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई वो यही है कि हम नकल पर उतारू हो गए, हमने अकल से काम नहीं लिया। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? क्या किया है औद्योगिकरण ने? औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। क्या किया है औद्योगिकरण ने? सरकार ने उपजाऊ भूमि और वहाँ के परिवेश को नष्ट कर डाला है। इसका कारण ये हुआ कि प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया है। औद्योगिकरण ने विकास तो दिया है लेकिन प्रदूषण का उपहार भी दिया है। भूमि, जल, वायु, प्रकृति के पूरे संतुलन को बिगाड़ दिया है और कई जगहों के सौंदर्य को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? और प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। पहले चर्चा करेंगे इस पर। आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? प्रकृति और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य सदैव से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिया है। यदि मनुष्य दुखी होता है और इसका असर प्रकृति पर भी पड़ता है। पेड़ और मनुष्य का रिश्ता सदियों से रहा है, राइट। पेड़ों से हमारी जो सभ्यता है वो विकसित हुई है, पेड़ों ने हमारी सभ्यता का पालन पोषण किया है। इसलिए जब मनुष्य ही परिवेश से हटा दिए जाएंगे तो पेड़ कैसे प्रसन्न रह पाएंगे? यही कारण है कि आदमी के उजड़ने पर पेड़ों का भी जीवित रहना संभव नहीं है। प्रकृति और इतिहास के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर है यहाँ पर आपका। प्रकृति और इतिहास के बीच अंतर उनके स्वभाव से स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति जब किसी आपदा को भेजती है तो पुनः मनुष्य को जीने का अवसर भी प्रदान करती है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसे प्रकृति भेजती है, प्रकृति की तरफ से आती है, तो प्रकृति दोबारा सर्वाइव करने का अवसर भी देती है। ये सब जानते हैं कि इतिहास जब मनुष्य को उजाड़ता है तो उसके अवशेष मात्र रह जाते हैं, पुनः बसने की आशा समाप्त हो जाती है। ये अंतर है इतिहास और प्रकृति में। टिप्पणी करें। आधुनिक शरणार्थी, ये तो वाकई में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का कि आधुनिक शरणार्थी किन्हें कहा है लेखक ने। 3 टिप्पणियाँ आपको करनी है। आधुनिक शरणार्थी, औद्योगिकरण की अनिवार्यता और प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति का आपसी संबंध। तो पहले टिप्पणी पर चलेंगे। आधुनिक शरणार्थी। आधुनिक शरणार्थी उन्हें कहा गया जिन्हें औद्योगिकरण के कारण विस्थापन का जहर भोगना पड़ा। इन्हें अपने पैतृक निवास, खेत खलियान और यादों से हमेशा के लिए हटा दिया गया। ऐसे लोग जिन्हें जो है वो औद्योगिकरण के कारण अपनी जगह को छोड़कर, अपने पैतृक निवास को छोड़कर नई जगह बसना पड़ा, जिन्हें विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, इन्हें नए शरणार्थी कहा गया। दूसरी आपकी औद्योगिकरण की अनिवार्यता। औद्योगिकरण की अनिवार्यता, इसका आंसर देख लेते हैं। सभी जानते हैं कि मनुष्य के विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत आवश्यक है। विकास को गति प्रदान करता है, विकास के लिए नए साधन भी उपलब्ध करवाता है, परंतु इसकी कीमत पर जो है वो प्रकृति का दोहन उचित नहीं है। अगर हम औद्योगिकरण के लिए अपनी प्रकृति का दोहन करेंगे तो प्रकृति और मनुष्य का जो संबंध है वो नष्ट हो जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए, हमें इस बात पर बढ़ावा देना चाहिए। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इससे प्रकृति और मनुष्य के संबंध को नुकसान ना पहुँचे। तीसरी आपकी टिप्पणी, प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध, इस पे आपको टिप्पणी करनी थी। इसका आंसर है यहाँ पर। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच सदियों से गहरा संबंध रहा है। प्रकृति ने ही मनुष्य का पालन पोषण किया है, राइट। मनुष्य के विकास के साथ संस्कृति का भी विकास हुआ है। यदि इनमें से एक कड़ी टूटती है तो ये मानना कि बाकी को कोई नुकसान नहीं होगा मूर्खता होगी, ठीक है। प्रकृति ने मनुष्य का लालन पालन किया है, प्रकृति ने मनुष्य को पाला है और मनुष्य के विकास के साथ संस्कृति का विकास हुआ है। 3 चीज़ें आप समझ लें कि तीनों चीज़ें आपस से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति जो है वो मनुष्य को पालती है और अगर मनुष्य का विकास होता है तो उससे हमारी संस्कृति का विकास होता है। यदि इनमें से कोई एक भी कड़ी टूटती है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि बाकी सारी कड़ियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये संबंध जुड़े रहें तो हमें अपनी प्रकृति, संस्कृति और मनुष्य तीनों के संबंधों को बना कर रखना होगा। पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। दोस्तों इसे मैं आपको पढ़कर नहीं बताने वाली हूँ, इसे मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगी, तो आप इसे पढ़ते चलें अपने साथ साथ स्क्रीन पर, क्योंकि इसे पढ़कर बताना मुझे नहीं लगता कि उतना इफेक्टिव होगा जितना आप अपने आप पढ़ के समझ पाएंगे। मेरे बोलने से इसमें आपको डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगी। तो चलिए आप खुद पढ़ें इसे।
ये है आपका अगला क्वेश्चन। पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें, यानी कि आपको ये जो दिए हुए हैं पॉइंट्स, इनका अर्थ बताना है। मुक्त सत्याग्रह, पवित्र खुलापन, स्वच्छ मानसिकता, औद्योगिकरण का चक्का और नाजुक संतुलन, इन सब के क्या मतलब है। सबसे पहले मुक्त सत्याग्रह, जब हम किसी बात के विरोध स्वरूप चुप रहकर सत्य के लिए आग्रह करते हैं तो इसे मूक सत्याग्रह कहते हैं। यानी कि जब हम किसी गलत बात के लिए चुप हो जाते हैं, चुप रहकर हम उसका विरोध करते हैं, तो हम इसे मूक सत्याग्रह कहते हैं। अमझर गांव के लोगों के द्वारा यही सत्याग्रह किया गया था। अगला पवित्र खुलापन, प्राय खुलापन अपवित्रता की निशानी मानी जाती है। इसमें मनुष्य अपनी लज्जा खो देता है। पवित्र खुलापन में ऐसा नहीं है। संबंधों की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, तब खुलकर बोला जाता है। अमझर गांव के लोगों के पहले की जीवन शैली को इसी पवित्र खुलेपन के अंदर रखा जा सकता है। स्वच्छ मानसिकता, ऐसा शारीरिक सौंदर्य और सौष्ठव जिसमें अश्लीलता के स्थान पर पवित्र भाव हो। लेखक यह पंक्ति गांव की चावल की खेत रोपती स्त्रियों के लिए कहता है। ठीक है। औद्योगिकरण का चक्का, विकास और प्रगति के लिए किया गया तकनीकों से युक्त प्रयास ही औद्योगिकरण कहलाता है। और अगला है आपका नाजुक संतुलन, ऐसे संबंध जो हमेशा दो लोगों के मध्य होते हैं, इसे जरा सा धक्का तक तोड़ देता है। ऐसा ही नाजुक संतुलन लेखक ने मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के मध्य बताया। दोस्तों आप इसमें ज़रूर याद रखें कि इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 मुख्य पॉइंट जो लेखक ने बार बार कहे, मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति, इन तीनों का संबंध है। प्रकृति जो है वो मनुष्य का पालन पोषण करती है और जिससे मनुष्य का विकास होता है, और मनुष्य के विकास होने से संस्कृति का विकास होता है। इसलिए ये तीनों कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। 2-3 जगह इन चीज़ों का जिक्र आया है, तो आप ध्यान में रखें। मुहावरों का अर्थ बताएं। मटिया मेट होना, आफत टलना और ना फटकना। मटिया मेट होने का अर्थ है समाप्त हो जाना। ठीक है, इसका अर्थ हुआ मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाना, यानी कि ख़त्म हो जाना। आफत टलना, मुसीबत का चला जाना। और ना फटकना, पास ना आने देना या किसी के पास ना जाना। दोस्तों ये है आपका अपना चैनल अन्वेष शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपके न सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल के लिए भी, उनके नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के लिए, उनके आंसर कीज़ के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर्स के लिए और सीबीएसई से आने वाली हर अपडेट को तुरंत हासिल करने के लिए आप अन्वेष शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका और हमारा साथ यूँ ही बना रहे। थैंक यू।